नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान पढ़ाऊंगी जिसमें आपका पहला टॉपिक प्राचीन इतिहास है और इसके पहले के टॉपिक जो ग्राम्य समाज एवं विकास का था उसमें जितने भी प्रश्न थे उसे पढ़ाया जा चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। इसमें आपका पहला प्रश्न दिया है सिंधु घाटी सभ्यता की जितने प्रश्न हैं उसे देख लेते हैं कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो ये हो जाएगा धौलावीरा। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित खडीर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्यम भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो यह आपका हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय मृतकों का टीला और इसे माउंट ऑफ द डेड भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.0 मीटर चौड़ा, 11.88 मीटर लंबा तथा 2.43 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये हो जाएगा आपका सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने में पहले थे। इसमें देख लेते हैं कपास भारत की आदि फसल है जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। यहाँ आर्यावर्त में ऋग वैदिक काल से ही इसकी खेती की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उत्पादों में से कपास सबसे प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की। ये हो जाएगा S.R. राव ने की थी। लोथल की खोज सन 1957 ईस्वी में हुई। इसकी खुदाई 1955 से 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई वर्ष 1957 में S.R. राव द्वारा की गई थी। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा था। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला। ये मिला था सुरकोटदा में। इसमें देख लेते हैं सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है जहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल से घोड़ों की लघु मृग मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि पतन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी, रोपड़ से प्राप्त हुए वस्तुएं, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, कालीबंगा से जूते हुए खेत, अग्निकुंड आदि सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। यह पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। अगला है आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में देख लेते हैं उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। ये हो जाएगा आपका बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन
उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इनमें बच्चे की पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन समय में आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्म कांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाह पूर्ण किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्घृत है? तो ये आपका मुंड उपनिषद से है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? इसे ब्राह्मण कहते हैं। वेद का गद्य भाग ऋग्वेद, अथर्ववेद। वेद का गद्य भाग यजुर्वेद। वेद का गायन भाग सामवेद। संहिता मंत्र भाग ब्राह्मण। वेद ग्रंथ का गद्य में कर्म कांड की विवेचना, आरण्य में कर्म कांड के पीछे उद्देश्य की विवेचना। उपनिषद परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ये हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति है। ये वैदिक वाग्गम्य के अभिन्न भाग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव का और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं शताब्दी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर नामक से किया। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता वर्णन है? तो ये हो जाएगा इंद्र। ऋग्वेद प्राचीन वेद है, जिसमें 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहते हैं। इनमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई थी। प्राचीन वेद कौन सा है? तो प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा उपयुक्त सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र करता है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण, यहाँ पे बताना के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो इसमें हो जाएगा यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यान या कौशितकीय ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण और सामवेद में पंचविंश, षड्विंश और जैमिनी ब्राह्मण। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये हो जाएगा सावित्री। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता या सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसकी संख्या 18 है, जिनमें से 5 मत्स्य पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद नहीं है? इसमें योग वेद उपनिषद नहीं है। आगे देखते हैं,
धनुर्वेद शस्त्र शास्त्र आयुर्वेद उपवेद है, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो ये हैं वर्षा व चक्रवात के। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। आरंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए। इंद्र युद्ध का नेता, दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला है महाजनपद काल में, देख लेते हैं। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो ये कौन था? जीवक हो जाएगा। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में सेवा के लिए भेजा गया। आपका चौथा इसमें दिया जैन व बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न। गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। तो ये आपका हो जाएगा सारनाथ में। महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तक कहा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी में दिया था। सारनाथ को अन्य ऋषिपत्तनम भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। ये हो जाएगा कुशीनगर। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 883 ईसा पूर्व में कुशीनारा या कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाली में बौद्ध ग्रंथों का आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है? तो ये हो जाएगा उपशाखा पिटक। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया, जिसकी रचना पाली भाषा में की गई थी। त्रिपिटक के सुत्त पिटक धर्म संबंधित बातों की चर्चा, अभिधम्म पिटक दार्शनिक विचारों का संकलन और विनय पिटक नीति संबंधित बातें का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये हो जाएगा कुशीनगर में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विश्व में सबसे ऊंची 200 फीट की भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है, बुद्ध को निर्वाण लिखा है कहा जाता है। तो ये हो जाएगा कुशीनगर। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन काल में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल निम्न हैं। इनका जन्म लुम्बिनी जो नेपाल में है, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं इसे, ये राजगृह हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था। मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ये हो जाएगा महाबोधि मंदिर समूह। महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इनका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाई गई है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपस्वी और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म के शिक्षित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार
किया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा बौद्धों से। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने जाने लगा? तो ये आपका हो जाएगा बुद्ध के रूप में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम से बुद्ध के रूप में जाने जाने लगा। अगला प्रश्न है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो ये क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। इसमें देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। गौतम बुद्ध ने पहला सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। बौद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कृषि में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये हो जाएगा सारनाथ में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई तथा उन्होंने पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा आपका डी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अगला देख लेते इसमें, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ ऋषिपट्टनम में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। अतः यह स्थल बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यातव्य है कि आगे है, बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल की देश राजधानी श्रावस्ती में दिए। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य किसका अर्थ है? तो ये आपका हो जाएगा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य का अर्थ इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और अस्थायी हो या विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख सुखादि अहंकार प्रारब्ध कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो ये महावीर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। यह 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थकर जैन धर्म के हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए। इसका अर्थ होता है कि अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया। पहले जैन धर्म तीर्थकर कौन थे? तो ये हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिनमें पहले ऋषभदेव, दूसरे पे अजितनाथ, 22वें अरिष्ट नेमि, 23वें तोन्थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर थे। ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में तथा
अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। इस धर्म के महात्माओं की उपाधि तीर्थंकर है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 3 रत्न दिए जाते हैं वह और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, क्या है वह? यह विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इसका क्रम हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपनी उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिए। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सही विश्वास होगा। दूसरा है सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान। तीसरा है सम्यक आचरण, सही आचरण। जैन धर्म के ईश्वर की मान्यता नहीं है, इनमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी जी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। अगला है आपका, इसमें मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य के प्रश्न देख लेते हैं। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक है, तो ये कहाँ है? सारनाथ में से एक था। इसमें देखते हैं, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ के पीठ सटाए खड़े हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इनके अलावा किसके? समुद्रगुप्त के अलावा। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इनके अन्य नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य। इन्हें विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की है। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है, जबकि समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? ये आपका 13वां हो जाएगा। अशोक के प्रधान शिलालेख में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ये था तोसली। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख इसके 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। अगला प्रश्न है, देवनाम प्रिय नाम किसने दिया? ये हो जाएगा अशोक ने दिया था। अशोक को उनके अभिलेख में देवनाम प्रिय संबोधित किया है। भाब्र अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। अशोक के नाम का उल्लेख 4 अभिलेखों में मिलता है। ये अभिलेख है मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम है। जूनागढ़ के अभिलेख रुद्रदामन में भी अशोक का नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो इसमें और अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें दिया है आपका चेनाब और रावी और व्यास, इन दोनों में से कोई नहीं होगा। आपका हो जाएगा इसमें से सिंधु और झेलम, ये वाला सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, तक्षशिला शहर सिंधु तथा झेलम नदी पर स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला रखा। तक्षशिला प्राचीन काल से शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा। यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। अगला है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो ये 13वें हो जाएगा। सम्राट अशोक द्वारा कुल 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है।
13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता है तथा अशोक की धम्म की जीत ग्रीक राजाओं एंटियोकस ऑफ सीरिया, एंटियोक मिस्र के टॉलमी तुर्मै और सिकंदर में एपिरस अलिका सुद्रों पर हुई। अगला प्रश्न है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ये हो गया शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्तंभ। मौर्य काल की सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य समाज के युग में 4वीं से 2री सदी ईसा पूर्व हुआ। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इनकी रचना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो ये हो जाएगा कामरूप। कर्नाटक में मास्की अभिलेख तथा गुर्जर अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जर तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। उसने यहाँ अनेक अभिलेख भी बनाए। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी तब उसके राज्य प्रतिनिधित्व जालोक ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर कश्मीर को मौर्य साम्राज्य से अलग कर दिया। कामरूप असम का पुराना नाम है। यह अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। अगला प्रश्न है आपका, बृहदसाची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मौर्य काल से। बृहदसाची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 320 में हुआ। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यह अर्धवृत्त या कटोरे की आवृत्ति का बना है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये हो जाएंगे महर्षि पतंजलि। इसमें देख लेते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म नोगारत गोनिया में हुआ था। माना जाता है कि ये व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ मिलते हैं। पहला योग सूत्र, महाभाष्य, आयुर्वेद पर ग्रंथ। अगला प्रश्न है, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा शहर में शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियल को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो ये हो जाएगा शुंग राजवंश हो जाएगा। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद को उनके सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। मालविकाग्निमित्र, दिव्यावरदान व तारानाथ के अनुसार इनका राज्य नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा उसके राज्य के प्रमुख नगर थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे। पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक की रचना की थी। कनिष्क प्रथम के शासन के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो ये हो जाएगा आपका चरक। चरक एक महर्षि
एवं आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे। वे कुराण राज्य के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एवं एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे। अगला है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये आपका हो जाएगा मध्य एशिया। कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। वहाँ से निकाले जाने पर ये लोग काबुल गंधार में आकर बस गए तथा वहाँ की सभ्यता से प्रभावित हुए। यह भारत आने वाली यूची जात की 5 शाखाओं में से एक है। अगला आगे है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य देख लेते हैं। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये हो जाएगा विक्रमादित्य। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 715 ईसा के ईस्वी के शासन काल में प्रमुख कवि थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियों विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत थी। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, यथा कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमरहिंस, शंकु, बेताल भट्ट और घटक रपड़ हो जाएगा। 12 महिर और वर रुचि थे। अगला है, हर्षवर्धन के 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया गया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज है? तो ये आपका हो जाएगा बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान शासक था। उसने 606 से 643 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसका नियंत्रण 5 इंडीज, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। यह एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ये आपका 57 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत अत्यधिक प्राचीन संवत है। विक्रम संवत के प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 2068 वर्ष पूर्व यानी 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया। यहाँ पे देख लेते हैं संवत। विक्रम संवत है 57 ईसा पूर्व। प्रणेता कौन है? विक्रमादित्य। शक संवत 78 ईस्वी को कनिष्क। हिजरी संवत 622 ईस्वी मोहम्मद साहब थे। अगला है आपका, वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। ये हो जाएगा प्रयाग। प्रयाग वह स्थल है जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, कन्नौज के पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये थानेश्वर हो जाएगा। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्षवर्धन 606 ईसा पूर्व में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन है? ते हो गया प्रभावती गुप्ता। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इनका प्रमाण प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र से हो जाता है। उन्होंने अपने पति को रुद्रसेन द्वितीय की मृत्युपरांत स्वयं अपने पुत्र की संरक्षिका बनकर शासन को संभाला। अगला है राजपूत राजवंश के प्रश्न देख लेते हैं। अगला है राजपूत राजवंश। इसमें पहला प्रश्न दिया है, 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो ये हो जाएगा तोमर वंश का। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासक था।
अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। प्रतिहारों और चौहानों की भांति तोमर भी विदेशी थे। अगला प्रश्न है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? ये आपका हो जाएगा चंदावर 1193 ईस्वी में। वर्ष 1194 में कन्नौज पर मोहम्मद गोरी ने चढ़ाई की। फलस्वरूप गोरी तथा जयचंद के बीच इटावा के पास चंदावर के युद्ध हुआ और जयचंद मारा गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? ये हो जाएगा राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश एवं गढ़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भारत पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। अगला प्रश्न है, इसमें पाल वंश का प्रश्न देख लेते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पूर्वी। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जो कि 750 से 1175 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला प्रश्न है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? ये हो जाएगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। उसने उदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। अगला है दक्षिण भारतीय राजवंश चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम के प्रश्न देख लेते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। सिंचाई के प्रथम 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने किया था। अन्य उपलब्धियां, लंका के अभियान को पूर्ण कर राजा महेंद्र को बंदी बनाया तथा पांड्य व केरल राज्यों में प्रतिनिधि मंडल को भेजा और गंगईकोंड पंडित की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा तमिल साहित्य। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया गया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता है उन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते हैं। अगला है चोल चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है? तो पल्ली छादनम कहा जाता है। अगला है इसमें चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल में भूमि को दान में दी जाती थी। उसका विवरण निम्नवत है। बेल्ला नवागाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तीसरा है साला भोगा किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। चौथा है पल्ली छादनम जैन संस्थानों को दान की गई भूमि। पांचवा है देवदान या तिरुन मठ डक्कानी किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुनंदरम एवं निम्न श्रेणी में पदाधिकारियों का सेरुनंदन कहा जाता है। अगला है प्राचीन काल साहित्य एवं साहित्यकार का प्रश्न।
अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? ये हैं कालिदास। प्राचीन कालीन प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक निम्नवत हैं: अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, महाभाष्य पतंजलि, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कामसूत्र वात्सायन, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, बुद्ध चरितम अश्वघोष, पृथ्वीराज रासो, चंद वरदाई, गीत गोविंद जयदेव। अगला प्रश्न है, कादंबरी के लेखक कौन है? ये हैं बाण भट्ट। कादंबरी संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। इसके रचनाकार बाण भट्ट हैं। इन्होंने हर्षचरित की भी रचना की है। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा लिखी मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत हो जाएगा। मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इनमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है। इस ऐतिहासिक घटना की हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो ये ग्रीक के थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगास्थनीज यूनान ग्रीक का निवासी था। अगला है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस स्थान पे हैं? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न है, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ये हो जाएगा कैलाश मंदिर। कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एकात्मक मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है। इनका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो ये हो जाएगा कुषाण काल में। मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। इसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस आदर्शवादी कला में सत्य को सौंदर्य की प्रधानता दी गई है। इसमें मूर्तियों को भारी भरकम कपड़े से ढक दिया जाता है। इस कला में आध्यात्मिकता देवताओं की मूर्तियों में दिखती है और भौतिकता दिखती है। मथुरा कला में सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं, जैसे कृष्ण, विष्णु, बुद्ध, दुर्गा, शिव, गणेश आदि। अगला प्रश्न है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ से मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका भीमबेटका। भारत में नवपाषाण गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश की भीमबेटका से मिलती है। मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म, पत्तों एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण सीख लिया। भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उसने शस्त्रों को रंगने की शुरुआत की वस्त्रों को रंगने को शुरुआत की। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा सोनभद्र। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र में स्थित है। वे विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों के गुफा आश्रयों में स्थित है और लगभग 250 रॉक कला पेंटिंग है। लक्ष्मण पंचमुखी, काउआ खोह और लखमा के गुफा आश्रयों में पेंटिंग उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है,
मध्यकालीन इतिहास यहाँ से शुरू होता है आपका। इसमें पहला प्रश्न दिया है, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? इसमें हो जाएगा आपका 1391 में। पृथ्वीराज चौहान 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में मुस्लिम शासक सिहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी को पराजित किया। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में वह मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध के क्षेत्र पर अरबों का पहला सफल आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों ने 712 ईस्वी में दाहिर को परास्त कर सिंध पर विजय पाई। भारत पर अरब आक्रमण के साक्ष्य चचनामा और मीर मुहम्मद मासूम की पुस्तकें तारीख़े सिंध या मासूमे सिंध से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? ये 1200 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार मगध में स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र 1200 एडी को नष्ट हुआ। इनको 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नामक मुस्लिम आक्रमणकारी ने नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, इसमें है अगला, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद एवं लोदी वंश के प्रश्न। इसमें पहला दिया आपका, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये हो जाएगा बलबन ने। इसमें है लौह और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशी शासक बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा करने के लिए यह नीति अपनाई थी। बलबन ने राजत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सीजदा तथा पैबोस प्रथा का भी आरंभ किया। बलबन ने नवरोज उत्सव शुरू किया। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। वह मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। इसका मूल नाम शेख फतह अबू अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक अपना राजदूत बनाकर चीन में भेजा था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत को रेहला में लिपिबद्ध किया। अगला प्रश्न है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? तो ये हो जाएगा 1398 में। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद 1324 से 1412 ईस्वी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। इसका संबंध करौना जनजाति से था। गाजी मलिक 8 दिसंबर 1332 को गद्दी पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक हुआ। अगला है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो ये हो जाएगा 1296 से 1316 ईस्वी।
दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी तक थी। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख विजय अभियान, इसमें पहला है गुजरात विजय 1298 ईस्वी, जैसलमेर विजय 1299 ईस्वी, रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी और चौथा है चित्तौड़ आक्रमण 1303 ईस्वी। अगला है खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये सैयद वंश हो जाएगा। खिज्र खान दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी का संस्थापक था। इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। ध्यातव्य है कि खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वह रैयत-ए-आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा, लेकिन वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि थे, परंतु हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे। उन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी को एक साथ किया, खड़ी बोली को जन्म दिया। इन्होंने काव्यात्मक शैलियों में हिंदी का प्रयोग किया और फारसी की एक नई शैली की रचना की, जो सबक-ए-हिंद अर्थात हिंदुस्तानी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्हें तूतिया-ए-हिंद, भारत का तोता, तुर्क अल्लाह जैसी उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये हो जाएगा 1489 से 1517 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इनका मूल नाम निजाम खान था और यह 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यह स्वर्णकाल हिंदू माँ की संतान था। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णु था। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 को इसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा वीर नरसिंह। तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी की स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। इतिहास में इसे द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है अगला है विजयनगर साम्राज्य। इसमें प्रश्न दिया आपका तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा वीर नरसिंह। तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी की स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। इतिहास में इसे द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है किस प्राचीन साम्राज्य में महिला कुश्ती में भाग लेती थी? तो ये आपका हो जाएगा विजयनगर। आगे है विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 मध्यकालीन दक्षिण भारत एक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। इस प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। अगला प्रश्न है विजयनगर राज्य की किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ क्रमशः अनेगुड़ी या अनेगोंडी
था विजयनगर और पेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी हस्तिनावती है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक इसमें हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने किए थे, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दिया तो आप इसमें स्टार लगा दिया गया है। इसमें देख ले, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। वर्तमान में विजयनगर का नाम हम्पी हस्तिनावती है। विजयनगर साम्राज्य में निम्न राजवंशों ने शासन किया। पहला संगम वंश, दूसरा सालुव वंश, तीसरा तुलु वंश, चौथा है अरविडु वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। यह एक हिंदू राजवंश था। अगला है सिख धर्म और भक्ति आंदोलन में प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दिया है, किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने वैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी? तो इसमें जो हुआ था, खालसा की नींव 1699 में रखी हुई थी। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। इसमें देख लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की, जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न ने खालसा की स्थापना को प्रेरित किया, जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ है। खालसा ऐसे पुरुष और महिलाएं थीं जिन्होंने सिख बपतिस्मा समारोह में भाग लिया, जो सिख आचार संहिता एवं परंपराओं का सख्ती से पालन करते हैं तथा 5 भौगोलिक वस्तुओं केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करते हैं। नोट, प्रश्नगत विकल्पों में कोई भी सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन था? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। इसमें देख लेते हैं, सिख धर्म के 10वें गुरु हुए जिनके नाम निम्न हैं: गुरु नानक देव, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा है अर्जुन देव, छठवां है हरगोविंद सिंह, सातवां हर राय, आठवां है हरकिशन, नौवां है तेग बहादुर, 10वां है गुरु गोविंद सिंह। अतः स्पष्ट है कि सिख धर्म के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न है, लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की? तो ये हो जाएगा गुरु नानक। सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक ने की थी। वे सिखों के पहले गुरु थे जिन्होंने सिख के प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की तथा लंगर व्यवस्था को स्थापित किया। दूसरे गुरु लहना गुरु अंगद के नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो ये आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु 1581 से 1601 ईस्वी तक थे। इन्होंने अमृतसर नगर, पूर्व नाम रामदासपुर का निर्माण कार्य पूरा कराया और उसमें अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब बनवाया। इन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखा गया था। जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में गुरु को फांसी दे दी। अगला है आपका, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो ये हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो ये हो जाएगा रामानंद।
भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास था। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा भगवान को विभिन्न तरीकों से प्रचारित किया गया। इस आंदोलन का आरंभ 800 ईसा से 1700 ईस्वी के बीच हुआ। दक्षिण भारत में आलवारों एवं नायनारों से हुआ। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद इसे उत्तर भारत लाए। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने तथा उनके नाम के उच्चारण से मुक्ति पाई जा सकती है। अगला है, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ये आपका हो जाएगा 1506 गुरु नानक का जन्म। इसमें देख लेते हैं, इसमें गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में शेखरापुरा जिले के एक गांव तलवंडी लाहौर में हुआ था। अतः विकल्प बी सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अगला प्रश्न है, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कबीर दास हैं। और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। कबीर दास के बीजक, सूरदास के सूरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी और विद्यापति के कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा है। अगला टॉपिक में है मुगल काल। मुगल काल के प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो ये हो जाएगा हुमायूं। भारत में कुल मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं 1330 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के पूर्व हुमायूं बदख्शान प्रदेश का सूबेदार था। वर्ष 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेरशाह के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। इसके बाद बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में हुमायूं एक बार फिर शेर खां से पराजित हुआ। वह सिंध चला गया, जहां पर 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूर शासक सिकंदर शाह को पराजित कर पुनः दिल्ली की मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। वर्ष 1556 में हुमायूं मृत्यु उनके दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? ये हो जाएगा 1526 ईस्वी। बाबर का भारत पर प्रथम अभियान वर्ष 1519 में यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध बाजौर और भेरा पर किया। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी एवं इब्राहिम लोधी का भाई आलम खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित किया। बाबर ने इस युद्ध में उज़्बेकों की तुलनाबद्ध पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो ये अकबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इसमें आगरे के किले का निर्माण सन 1565 से 73 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। यह किला 38 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, इसलिए इसे आगरा का लाल किला कहा जाता है। यह किला सन 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला है, मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ये हो जाएगा कानून और व्यवस्था बनाए रखना। मुगल शासक के दौरान
कोतवाल की भूमिका सूबे की राजधानी तथा बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करना था। इसे नगर का प्रधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो ये हो जाएगा शेर शाह सूरी। बिहार राज्य के सासाराम शहर में शेर शाह सूरी का मकबरा है। यह मकबरा एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह मकबरा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा बाबरनामा। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्कों की चगताई शाखा से है, जिसका संबंध मंगोल नेता चंगेज खान से है। बाबर अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा, जिसको तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, लेकिन मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। इस पुस्तक में बाबर ने विजयनगर व मेवाड़ साम्राज्य का उल्लेख किया। अगला प्रश्न है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो ये हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी। भारत में जहांगीर का शासनकाल वर्ष 1605 से 1627 तक था। इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग था। 7 दिसंबर 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? ये हो जाएगा रंगून। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। उसे हडसन ने रंगून निर्वासित किया, जहां 1862 में जफर की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? ये हो जाएगा जहांदार शाह था। बहादुर दूर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जहांदार शाह अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी ने जुल्फ़िकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त की। 51 वर्ष की आयु में जहांदार शाह 29 मार्च 1712 ईस्वी को मुगल राज सिंहासन पर बैठा। जुल्फ़िकार खां इसकी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जहांदार शाह जुल्फ़िकार खां के हाथों का कठपुतली बनकर रह गया। जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन की पूरी बागडोर जुल्फ़िकार खां के हाथों में थी। जहांदार शाह ने लाल कुंवारी नामक वेश्या को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। लोग इसे लंपट मूर्ख कहते थे। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुख सियर ने सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली के सहयोग से जहांदार शाह की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो ये हो जाएगा शाहजहां। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पहले यह आगरे के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था, जिसे यहाँ से लूटकर नादिर शाह अपने देश ईरान ले गया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद व ताजमहल है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। ते कौन थे? रहीम खान। रहीम खान अब्दुर रहीम खान खाना अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था।
रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम की 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के 9 रत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ये हो जाएगा राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। आगे देख लेते हैं कि मान सिंह आमेर के राजा भारमल का पौत्र था। यह 14 नवंबर 1589 को आमेर की राजगद्दी पर बैठा। यह अकबर के 9 रत्नों में से एक था तथा अकबर का मनसबदार एवं मुख्य सेनापति था। मान सिंह को अकबर ने फर्जंद तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया। अगला है, औरंगजेब का पुत्र कौन? औरंगजेब किसका पुत्र था? तो ये आपका हो जाएगा शाहजहां। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में गुजरात के दोहद नामक स्थान पर मुमताज़ के गर्भ से हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजहां था। इसने 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार में चरमोत्कर्ष पर था। अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह हो जाएगा अकबर और हेमू। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान शासक आदिल शाह सुर के वीर हिंदू सेना नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ था। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन उसकी आंख में एक तीर लग जाने के कारण वह आपा खो बैठा। अकबर के संरक्षक बैरम खां ने हेमू को गिरफ्तार करके मरवा दिया तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत लिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ये हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 को गुजरात में हुआ था। इनके पिता शाहजहां तथा माता मुमताज महल थी। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था। वह सभी दुर्गुणों से मुक्त था तथा यति के जैसा जीवन व्यतीत करता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में वह बेहतर संयम बरतता था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो ये हो जाएगा शाह आलम। आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर मुगल शासक की गद्दी पर बैठा। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल शासक मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में भाग लिया। बक्सर के युद्ध में ऐतिहासिक पराजय के बाद अंग्रेजों ने शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 की, जिसके द्वारा शाह आलम को इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र मिला और शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। अगला है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो ये हो जाएगा बैरम खान। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम मरियम मकानी के गर्भ से हुआ। अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीता। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खान हुए, जबकि अकबर के पहले संरक्षक मुनीम खान थे। बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 को गुरुदासपुर के निकट अकबर का राज्याभिषेक करा दिया। साम्राज्य बनने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान को वकील या वजीर नियुक्त कर दिया। खान ए खाना की उपाधि प्रदान की।
बैरम खान फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो यह हो जाएगा कालानौर में। जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनते ही बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में कालानौर, पंजाब में अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया। ज्ञातव्य है कि बैरम खान अकबर का संरक्षक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ये हुआ था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया गया था, जो आज के रुपया का अग्रदूत है। रुपया के अलावा 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। अगला है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ये हो जाएगा अजमेर। 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर थॉमस रो से तथा 1608 में कैप्टन हॉकिंस के राज दरबार से मिला था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो ये हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह सूरवंश का संस्थापक था तथा इसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो 32 अंक का होता था तथा सन की डंडी का भी प्रयोग किया। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? ये हो जाएगा बदायूंनी। अगला इसमें देख लेते हैं, अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना बदायूंनी ने किया। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। वह दीन-ए-इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था और दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो ये हो जाएगा अकबर। मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी अनपढ़ था तथा 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया, 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त किया तथा 1964 में जजिया कर समाप्त किया। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कोतवाल। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। कोतवाल को घरों और सड़कों का लेखा रखना पड़ता था। वह कस्बे को कई भागों में बांटकर दूसरे व्यक्ति को कार्य सौंपता था और उस व्यक्ति को प्रतिदिन की आवागमन की आख्या कोतवाल को देता था। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? तो ये हो जाएगा जहांगीर। महाराणा अमर सिंह 1557 से 1620 ईस्वी में थे। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र तथा महाराणा उदय सिंह के पौत्र थे। कई संघर्षों के बाद अंत में खुर्रम ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। हार कर बाद में इन्होंने अपमानजनक संधि की। वे मेवाड़ के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन मुहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा अकबर। जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर को कहा जाता है। अकबर का जन्म 16 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणावीर साल के महल में हुआ था। अकबर का शासक काल 1556 से 1605 तक रहा। अगले टॉपिक में है मध्यकालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। इसका प्रश्न देख लेते हैं। ताजमहल के सुलेख कैलीग्राफर
बताना है कौन था ने 1648 ईस्वी में किसकी रचना की और पूरा किया। तो ये आपका है गयासुद्दीन अल्ब बुखारी। और तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, अमानत खान सिराजी और मोहम्मद अब्दुल हैं। तो इसमें से आपका सी सही हो जाएगा, इसमें अमात खान सिराजी हो जाएगा। 1648 ईस्वी में अमात खान सिराजी ने ताजमहल के सुलेखन की रचना की और उसे पूरा किया। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। इसका निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा आगरा। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। यह हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो ये आपका हम्पी में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। इसमें हो जाएगा कुतुब मीनार परिषद। इसमें देख लेते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में 1600 वर्षों से बिना जंग लगे खुले आसमान के नीचे खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.21 मीटर लगभग 23 फुट 8 इंच है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में एक है। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में करवाया गया था। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। इसका अगला दिया है बाबर, जहांगीर और अगला ऑप्शन है अकबर और हुमायूं। तो इसमें आपका हो जाएगा हुमायूं, डी सही हो जाएगा। मीर सैयद अली फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकारी था। जब हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसकी मुलाकात वहाँ के दो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुस्मद से हुई। हुमायूं इन दोनों से प्रभावित होकर इनको अपना सहयोगी बना लिया। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये हो जाएगा अकबर। बुलंद दरवाजे का निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। इस प्रवेश द्वार का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर में 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है। बुलंद दरवाजे के तोरण पर ईसा मसीह के से संबंधित कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। यह सत्यापत हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है होने के कारण भव्यता के द्वार नाम से भी जाना जाता है। पंचमहल किसमें स्थित है। तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया था। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, नौबत उर नखार खाना, टकसाल दीन ए आम आदि है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा हुमायूं का मकबरा।
इसमें इमामबाड़ा लखनऊ में सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है, अतः यह इमारत परिषद मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। 1993 ईस्वी में इस इमारत को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली में स्थित ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर 237.86 फुट एवं व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर शिखर पर जाकर 2.75 मीटर 90.2 फुट हो जाती है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी, किंतु उसने इसका केवल आधार ही बनवा पाया था। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों को बढ़ाया एवं बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल और अंतिम मंजिल बनवाई, जबकि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। अगला है टॉपिक है मध्यकालीन साहित्य एवं संगीत। इसमें प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? यह आपका हो जाएगा अब्बास खां शेखानी। अब्बास खान शेखानी मुगल काल का लेखक है। उन्होंने अकबर के आदेश पर तारीख ए शेर शाही फारसी भाषा में लिखी। इसमें शेर शाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर प्रकाश डाला। अमीर खुसरो सल्तनत काल के थे। इन्होंने किरण उस सादेन मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका नूह ए सिपहर, तुगलकनामा ए व एजाज ए खुसरवी की रचना की। मिहनज उस सिराज सल्तनत काल ने फारसी भाषा में तबकात ए नासिरी लिखी। जियाउद्दीन बरनी सल्तनत काल ने फारसी भाषा में तारीख ए फिरोज शाही व फतवा ए जहांदारी लिखी। अगला है प्रश्न, आईने ए अकबरी किसने लिखा? तो ये आपका हो जाएगा अबुल फजल। आईने ए अकबरी अबुल फजल द्वारा चर्चित अकबरनामा का ही एक भाग है। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल, फैजी और मुल्ला 2 प्याजा भी अकबर के दरबारी थे। ये सभी अकबर के 9 रत्नों में थे। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड अध्याय कौन सा है? तो ये हो जाएगा बाल कांड। रामचरितमानस में 7 अध्याय कांड गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें सबसे लंबा अध्याय बाल कांड है। इसमें कुल 361 दोहे हैं, जबकि किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। अध्याय और दोहे देख लेते हैं। बाल कांड में 361 दोहे हैं, अयोध्या कांड में 326, अरण्य कांड में 46, किष्किंधा कांड में 30, सुंदर कांड में 40, लंका कांड में 121, उत्तर कांड में 130। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुलिमित नहीं है। इसमें हो जाएगा हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखा था। इसमें देख लेते हैं कि बाबर नामा बाबर, शाहजहां नामा मुहम्मद ताहिर इनायत खान और हुमायूं नामा गुलबदम बेगम और तुजुक ए जहांगीर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा गुलबदम बेगम। गुलबदम बेगम बाबर की बेटी थी। उसने
उसे अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूंनामा की लेखक के रूप में जाना जाता है। अलवर मिर्जा और हिंदाल मिर्जा सगे भाई थे। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। इसके 3 भाग हैं। इसके तीसरा भाग आईने अकबरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन है तथा दूसरे व तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन है। अगला प्रश्न है, तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही के लेखक कौन हैं? ये हो जाएगा आपका जियाउद्दीन वर्नी। जियाउद्दीन वर्नी 1285 से 1357 एक इतिहासकार था। यह अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया। इसकी प्रसिद्ध कृति तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये हो जाएगा मियाँ तानसेन। इसमें देख लेते हैं, मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास अकबर के शासनकाल में हुआ था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 36 श्रेष्ठ गायकों का उल्लेख किया है, जिसमें तानसेन व बाज बहादुर सर्वश्रेष्ठ एवं प्रमुख थे। अकबर के दरबार में तानसेन के अतिरिक्त अन्य ध्रुपद गायक जयबख्श, गोपाल, हरिदास, सूरदास आदि थे। तानसेन की प्रमुख रचनाएं मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्लाह, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हड़ा आदि। अकबर ने तानसेन को कांडा भरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? तो ये हो जाएगा कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में एटा, उत्तर प्रदेश के पटियाली या कासगंज नामक कस्बे में गंगा के किनारे हुआ था। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली तथा तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो ये हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। वाल्मीकि ने संस्कृत में एक महाकाव्य की रचना की थी, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत के विद्वान और हिंदी के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली एवं कवितावली तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं। अगले टॉपिक को हम लोग आधुनिक इतिहास अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।